मौलाना साहब, आप तो सब जानते हो, मुझे बता दो कि ये 10,000 आदमी हैं, गरीब यतीम बेवाएं, जिनका जीवन बदल दिया वक्फ ने। 10,000 गिना दीजिए पूरे देश में। सरकार के पास बहुमत है, सरकार जो चाहेगी वही करेगी। अब सरकार को भी मालूम है और अमित शाह जी को भी मालूम है कि तुम असहमति जताओगे, हम तो बिल पास है। बात यह है कि सरकार की नजर गिद्ध की तरह है, वो मुसलमानों की वक्फ जमीन को हथियाना चाहती है। अभी देखिए, डिफेंस की लैंड को अडानी अंबानी को दिया सरकार ने। सरकार को भी मालूम है कि रेलवे की जमीन डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है। कब्जा करो, और कब्जा करके सरकार वही करेगी, अडानी और अंबानी को देगी। कहीं भी दरगाह बना लो सरकारी जमीन पे, वो दरगाह नहीं चलेगी, वो हटा दी जाएगी, वो जमीन खाली करा लेंगे, उसमें स्कूल बन जाएगा। इतनी सी लड़ाई है। पान की गिलोरी खाए, कड़क नींबू काट कुर्ता और अलीगढ़ का पजामा पहन के सब लोग घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और कह रहे हैं इस्लाम पर खतरा है, मुसलमान पर खतरा है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। तो दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अरोत्रा जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं, और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में का टॉपिक है वक्फ बोर्ड। जिस तरह से जो है वक्फ बोर्ड का जो बिल है आज पेश किया गया लोकसभा में, वहीं जो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं इस बिल का जो है विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे जो मौलाना नदीमुद्दीन करके है, वो बोल रहा है कि सरकार की जो मंशा जो है, सरकार की नीयत खराब है, और वो जो है हमारी जो मुसलमानों की ज़मीन है उसको लेके जो है अडानी और अंबानी को देना चाह रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो है इतनी ज़्यादा, मतलब 78% से ज़्यादा ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन इन लोगों ने कब्जा करके रखी है। जब भी सर्वे हो रहा है अभी यूपी में, जो इस तरह की जो बात निकल के सामने आ रही है। आज की डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अरोत्रा जी ने मौलाना नदीमुद्दीन की जो है बहुत अच्छे से जो है धुलाई करी है, और तथ्यों के आधार पर आज वक्फ बोर्ड को एक्सपोज कर दिया। और जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी अपने समय में जो है जिस तरह से बिल लाती थी और बिना किसी को पूछे जो है बिल बना देती थी, उसका भी आज विश्लेषण किया। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जितने विपक्षी दल हैं, वो सब यही कह रहे थे कि हमने जो विरोध लिख के दिया था वो इसमें नहीं रखा। अमित शाह ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि जिसने जो दिया है, इतना पुर्जा भी दिया हो, वो भी इसका हिस्सा बना दिया जाए तत्काल प्रभाव से, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं। तब तो केस खारिज हो गया। लोकसभा में जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें सबके विमत शामिल, सबके असहमतियां भी शामिल है, सहमतियां भी शामिल है। अब तो फूफा नहीं रूठ सकते मौलाना साहब, नहीं, अब तो फूफा को बारात में चलना पड़ेगा। आप कैसे नाराज होंगे भाई? आपकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, इस पे तो जबरदस्ती नहीं हो सकती। बात तो तब मानी जाएगी जब आपके पास बहुमत होगा, नहीं मौलाना साहब? जी, एक धनवान है दो, बाकी सब कंगाल। ये पंकज दास की गजल का एक मुखड़ा मैंने आपको सुनाया है। देखिए, आप सहमति असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है। आप चाहे सहमत हो असहमत हो, मगर सरकार के पास बहुमत है, सरकार जो चाहेगी वही करेगी। अब सरकार को भी मालूम है और अमित शाह जी को भी मालूम है कि तुम असहमति जताओगे, हम तो बिल पास करेंगे। मेरा कहना क्या है कि क्यों आप वक्फ बोर्ड के पीछे पड़े हैं भाई? ये वक्फ का जो कुछ भी कानून है, ये तो सब पार्लियामेंट के से नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह की सरकार तक, वाजपेयी जी तक जितने अमेंडमेंट हुए सब पार्लियामेंट में हुए। देखिए, बात यह है कि सरकार की नजर गिद्ध की तरह है, वो मुसलमानों की वक्फ जमीन को हथियाना चाहती है। अभी देखिए, डिफेंस की लैंड को अडानी अंबानी को दिया सरकार ने। सरकार को भी मालूम है कि रेलवे की जमीन डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन है। कब्जा करो, और कब्जा करके सरकार वही करेगी, अडानी और अंबानी को देगी। मैं कहता हूँ इसके जिम्मेदार सो कॉल्ड मुसलमान है, एमपी, एमएलए, मोल्ला, मौलवी, धड़ल्ले से वक्फ को लूटा और लूट करके अपनी बाप की जागीर समझ करके उसको इस्तेमाल किया। मैं कह रहा हूँ कि रिफॉर्म करने की जरूरत थी, आपको करना चाहिए था। पहले आप ये आंकड़े बताइए कि कितने 9 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ खत्म नहीं हो रहा, वक्फ का कानून खत्म नहीं हो रहा। जैसे दाढ़ी बेतरतीब हो जाती है ना, तो उसकी ट्रिमिंग करानी पड़ती है। क्या दाढ़ी नहीं काट रहे, ट्रिमिंग हो रही है। चल एक बात मोना साहब, बीच में भाई रुक जाओ। चंद्रशेखर जी की दाढ़ी की ट्रिमिंग होती थी, अद्भुत दाढ़ी रखते थे, वो 1.5 घंटा लगता था ट्रिमिंग में, आकर्षक लगते थे। तो कई अनियंत्रित हो जाए कानून, मदमस्त हाथी हो जाए कोई कानून, भले पार्लियामेंट ने किया हो। और मौलाना साहब ने एक पार्लियामेंट की बात कही, उस पर मुझे एक बात याद आ गई। पार्लियामेंट में तो बहुत कुछ हो गया मौलाना साहब। आपको याद दिला दें, नरसिंह राव पूजा स्थल विधेयक लेके आए, पूरी भाजपा चिल्लाती रही, अरुण जेटली, उमा भारती सब चिल्लाते रहे कि हम इसके खिलाफ है, इसको जेपीसी को दो, जेपीसी। सरकार ने कहा कुछ नहीं, कोई जेपीसी नहीं। 5 मिनट में बिल पारित हो गया, 5 मिनट घड़ी देख के। तब डेमोक्रेसी नहीं दिखाई थी।
हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल आपने 5 मिनट में लॉक कर दिया। कहां वक्फ कानून खत्म हो रहा है? लेकिन घपले घोटाले नहीं चलेंगे, इतनी सी बात है। वक्फ तो रहेगा। जो औरंगजेब दान कर गए या अवध के नवाब दान कर गए वो तो रहेगी, लेकिन सरकारी जमीन पर मस्जिद वक्फ बाय यूज नहीं चलेगा। मौलाना साहब आप तो जानते हो, आप तो आलिम हैं, कहीं भी दरगाह बना लो सरकारी जमीन पे, वो दरगाह नहीं चलेगी, वो हटा दी जाएगी, वो जमीन खाली करा लेंगे, उसमें स्कूल बन जाएगा। इतनी सी लड़ाई है। बाकी जो दान की है, जिसका कागज पत्तर है, उसको क्या दिक्कत? छीना झपटी वाली जमीनें चली जाएंगी। मौलाना साहब 2013 में 1995 में सबसे पहले असीम शक्तियां दी गई, उसके बाद ये सब पार्लियामेंट में ही हुआ, ये पार्लियामेंट के बाहर नहीं हुआ। किसी ने तय नहीं कर लिया कि वक्फ बोर्ड को असीम शक्तियां दे दी जाएंगी। संशोधन पे संशोधन होते रहे, आपके अधिकार बढ़ते रहे, आप और हद यहाँ तक आ गई कि आप गंगा के आंचल की जो भूमि थी उसको भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति की तरह क्लेम करने लगे। आप संभल में जहां पुलिस चौकी बन रही थी वहां भी ये क्लेम करने लगे कि यहाँ पर हमारी ये वक्फ की संपत्ति है। तब आपत्ति होना जाएगा। बहुत से मौलानाओं को भी नहीं पता और दूसरे साइड वालों को, क्योंकि भारत में तो ढेर चाल है। अभी पूछ रहे जेपीसी की रिपोर्ट देखी तो खींचे रिपोर्ट देंगे लोग, हैं भैया क्या बोले ओवैसी साहब करे थे मुर्दाबाद, तो हम भी बोलने लगे मुर्दाबाद। यही तो भारत में है। मूल एक बात कह दूं, जिन संपत्तियों के दान के कागज पत्तर हैं और जिन पर कोई विवाद नहीं, मैं सबके संज्ञान के लिए कह रहा हूं, इस जो कानून बनने जा रहा है उस कानून का मूल भाव ये होगा, रत्नाकर भाई आप भी समझ लो, जिन संपत्तियों पर कोई विवाद नहीं है, वो दान की है, उन पर कोई क्लेम नहीं कर रहा, वो संपत्तियां वक्फ के अधीन यथावत रहेंगी मौलाना साहब इस कानून में। लेकिन जो संपत्तियां दान की नहीं है, सुनिएगा, जो संपत्तियां दान की नहीं है, जिनको वक्फ बाय यूज अपने कटघरे में ले लिया गया, अपने हाथे के अंदर घसीट लिया गया और उन पर दावा है, अगर वक्फ बाय यूज की संपत्ति पर भी दावा नहीं है तो उसको भी वक्फ का ही मान लेंगे नए कानून में। लेकिन अगर कोई दावेदार है, मस्जिद पर रत्नाकर जी का दावा है, कागज पत्तर है, तो फिर वक्फ को खाली करना होगा उसको। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा संरक्षित भवनों पर वक्फ का कब्जा नहीं होगा, यह भी इस कानून का मूल भाव है। जैसे मुलायम सिंह जी ने एक बार ताजमहल ही दे दिया था वक्फ वालों को, मौलाना साहब आपको तो पता होगा क्या, एक दिन ज्यादा खुश हो गए तो ताजमहल ही दे दिया, फिर बाद बवाल बचा, कोर्ट ने रद्द किया। नहीं, बोले मौलाना साहब तुम ही रखो ताजमहल, बोले नेताजी ताजमहल दे दो, बोले आप दे दिया। नहीं, ताजमहल ना हो गया, बस की सीट हो गई। भारत में तो ऐसे ऐसे कारनामे हो, 69,000 मुकदमे चल रहे कब्जेदारी के, 78% जमीन सरकारी वक्फ ने अपने पास ले ली। उस जमीन को वापस लिया जाना चाहिए ताकि उस जमीन से गरीब का कल्याण किया जा सके। वहां गरीब के लिए मकान बना दीजिए वक्फ से जमीन लेके, हिंदू को भी मिले, मुसलमान को भी मिले, जो गरीब हो उसको मिले, मजहब से कोई लेना देना नहीं होगा। मौलाना साहब ये बात ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा ईमानदारी की है। सरकारी जमीन छूटे, इलाहाबाद में अतीक की जमीन कब्जा कुर्की हुई थी, उसमें गरीबों के लिए मकान बने, 150-200 गरीबों को फ्लैट मिले, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और बड़ी चालाकी से इस बहस में कोशिश होती है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी को अपने साइड खींचने की। ये कोशिश ठीक नहीं और इस कोशिश से कुछ होगा भी नहीं। अंबेडकर जी ने कहा था कि एक विभाजन की रेखा रहेगी मौलाना साहब हमेशा। अब अंबेडकर हम लोगों से तो ज्यादा ही विद्वान थे। भारत में जन्मे धर्म और भारत में बाहर से आए धर्म, उसमें एक विभाजक रेखा है, हमेशा रहेगी। धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का जो विश्लेषण है वक्फ बोर्ड को लेके, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। और दोस्तों वक्फ बोर्ड के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, सरकार इसमें जो है परिवर्तन करने जा रही है या इसको सरकार को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसी तरह की डिबेट आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।